अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडीज़ ऑन। आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के सेकंड हाफ पोर्शन को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो इसका फर्स्ट हाफ पोर्शन चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टिश्यूज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्कस किया प्लांट्स के हवाले से। आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। प्रीवियस हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर, हमने देखे कि कौन कौन से उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है उनके अंदर। इसके अलावा उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। आपको पता है कि ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो मेजर ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में, और ये ज़रूरी है ताकि ब्लड पूरी बॉडी में जब पंप होगा तो वो डिलीवर करेगा वहाँ पे ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक, और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। लंग्स की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन की बॉडी के अंदर लंग्स भी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग के हवाले से, सांस लेने के हवाले से, और इसके अलावा ये फैसिलिटेट करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता रहता है बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान में। यानी कि हम क्या करते हैं, हम पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, और इन रिटर्न हम क्या बाहर एक्सपेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह से ए बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ब्रेन को बॉडी का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है क्योंकि ब्रेन पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और ये रिस्पॉन्सिबल भी है कि दूसरे ऑर्गन्स के साथ ये राब्ता कायम करता है। इसके अलावा सोचने में और डिसीजन को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर की बात करें तो लीवर परफॉर्म करता है बहुत अहम फंक्शन, वाइटल फंक्शंस हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को, जिसमें काम है लीवर का ब्लड को फिल्टर करना, बाइल को प्रोड्यूस करना, ग्लूकोज को स्टोर करना। इसके अलावा लीवर का काम है हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई भी करना। नेक्स्ट है किडनी बहुत रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में। ब्लड से वेस्ट, जितना भी ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है ये उसको फिल्टर करती है और प्रोड्यूस करती है यूरिन। स्टमक की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है, फूड की ब्रेक डाउन करवाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने यूज़ करके, और फूड को उसकी ब्रेक डाउन करवाता है, उसको छोटे छोटे पीसीज में चेंज करता है। देन उसकी फर्दर ब्रेक डाउन करवाने के बाद उसको सूप लाइक मटेरियल में चेंज कर देता है ताकि खुराक अच्छी तरह से हमारे ब्लड में शामिल हो सके। जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, वो हमारे ब्लड में चली जाएं और बाकी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। इंटेस्टाइन एक लॉन्ग और ट्यूबुलर ऑर्गन्स है जिसका काम है डाइजेस्ट करना फूड को, और जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। जो फूड डाइजेस्ट होकर स्टमक से इंटेस्टाइन तक आती है तो फिर इंटेस्टाइन का काम है कि उस फूड को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना, और उस फूड से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्गन है पेंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा पेंक्रियाज दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें स्टमक एज एन ऑर्गन, तो स्टमक का हम देखते हैं कि ये तो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इसका काम है फूड की डाइजेशन करना। इसके अलावा इसका काम है कि इसने प्रोटीन्स की भी डाइजेशन करवानी है और फूड को स्टोर भी करना है अपने पास। और इसके पास अगर हम स्टमक को एज एन ऑर्गन स्टडी करें तो इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनको हम स्टडी करते हैं कि ये किन टिश्यू से मिल के बना हुआ है, जो कि एक सैक है, एक थैला सा है हमारे अंदर। स्टमक जिसको हम बोलते हैं ये किन टिश्यू से मिल के बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एपिथेलियल टिश्यूज़।
जो इनर वॉल होती है स्टमक की, इनर वॉल में मेड हुई होती है एपिथेलियल टिश्यू से। ये ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब है कि इन्होंने कुछ स्क्रीशंस प्रोड्यूस करनी है, ये ग्लैंड्स हैं जिन्होंने कुछ स्क्रीशंस प्रोड्यूस करनी है। इसके अलावा ये म्यूकस जो है उसको स्क्रीट करते हैं। म्यूकस आप कह सकते हैं कि एक म्यूकस क्या करता है, म्यूकस लाइन करता है स्टमक की इनर वॉल को और उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड से। म्यूकस एक लेयर सी बनाता है स्टमक की वॉल्स के इर्द गिर्द उसकी इनर साइड की तरफ, और जो स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है उससे इसकी वॉल्स जो है, स्टमक जो है वो प्रोटेक्ट रहता है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर होती है। और ये जो एसिड स्टमक रिलीज़ करता है ये फूड की डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो स्पाइसी फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी फूड, तो उससे क्या होता है कि स्टमक की ये जो म्यूकस की एक लेयर है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है और इस तरह से उनके स्टमक में अल्सर जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिससे ज़ख़म बन जाते हैं और फिर वो जो है वो फूड को अच्छी तरह से खा नहीं सकते। वो कुछ स्पाइसी फूड नहीं भी खाएंगे तो वो अपने स्टमक के अंदर जो है वो पेन फील करेंगे। तो इस वजह से ज़्यादा स्पाइसी फूड से अवॉइड करना चाहिए ताकि जो म्यूकस की लेयर है वो बिल्कुल ठीक रहे, वो ख़राब ना हो। इसके अलावा ये टिश्यूज़ जो है सक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिनके पास एंजाइम्स होते हैं पेप्सिनोजिन, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एसिड ये रिलीज़ करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्टिवेट करवाता है पेप्सिनोजिन को। पेप्सिनोजिन एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं टिश्यूज़, जो कि पेप्सिनोजिन पे कंसिस्ट करता है ये जूस, तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जब ये एसिड रिलीज़ होता है तो ये इसको एक्टिवेट करवाता है पेप्सिनोजिन को उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, तो फिर ये अपना वर्कआउट करता है और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की एक के नीचे बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं लेयर के, और इनका काम होता है स्टमक को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये ब्लड वेसल, नर्व्स और लिम्फेटिक्स पर कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मसल टिश्यूज़। ये 3 लेयर्स के होते हैं। स्मूथ मसल जो है इनकी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि मिडल सर्कुलर लेयर होती है, और इनर लेयर जो है वो ऑब्लिक लेयर होती है। और ये मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं स्टमक के जो है थारोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये फूड को मिक्स करवाते हैं ताकि गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फूड की डाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से पॉसिबल हो सके। फोर्थ है आउटर कनेक्टिव टिश्यू। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसने एनसर्कल किया होता है स्टमक को, और ये इसको स्टमक को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आप स्टूडेंट डायग्राम में देख सकते हैं, इन्होंने जो हमने टिश्यूज़ पढ़े हैं उनको हाईलाइट किया है। एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किधर प्रेजेंट होते हैं, देन मसल टिश्यूज़ हैं, और मसल टिश्यूज़ के बाद ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, और इन चारों के हमने जो है वो फंक्शंस को भी स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट वन है स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है, वो बना है कार्टिलेज से, बोन से, जॉइंट से मिलके बना है, इसके अलावा टेंडन से मिलके बना है, और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर भी, सपोर्ट भी और प्रोटेक्शन भी बॉडी को। इसके अलावा ये एक फ्रेमवर्क है, जो एक ढांचा है, ये काम जो है उसमें भी काम आता है कि ये मसल्स को अटैच करवाता है बोन के साथ और मूवमेंट्स करवाता है। इसके अलावा ये मिनरल्स को स्टोर करता है और प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स, क्योंकि बोन्स के अंदर जो है ये मिनरल्स को स्टोर करते हैं और प्रोड्यूस करवाते हैं ब्लड सेल्स को। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कंसिस्ट करता है एक ऑर्गन, जैसे कि माउथ, इसमें आ जाते हैं ऑर्गन्स, कौन कौन से आते हैं, माउथ आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि इसने फूड की डाइजेशन करवानी है, और जो फूड इसने डाइजेस्ट किया है उसको बाद में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी करना है और उसको ब्लड में भेज देना है, जो नेसेसरी जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं वो है लंग्स, उसमें है ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है इन ऑर्गन का कि ये सिस्टम इन्वॉल्व होता है गैसेस की एक्सचेंज में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज आउट करवाने में ये हेल्प आउट करता है ये सिस्टम बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट।
नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में स्केलेटल मसल्स आते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं, और ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन्स मूव करती हैं। इस वजह से ये मस्कुलर सिस्टम अलाउ करवाता है मूवमेंट्स को और बॉडी को लोकोमोशन करने में, कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम्स की जो है वो डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट की है, जिसमें स्केलेटल सिस्टम है तो उसमें कार्टिलेज, बोन और जॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें सारे ऑर्गन है, लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में विंड पाइप है और लंग्स हैं, जबकि मस्कुलर सिस्टम में स्केलेटल मसल्स हैं और टेंडन्स हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्रेन, तो ये प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि राब्ता कायम करता है एक तो बॉडी के साथ, दूसरा बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है थ्रू नर्व इम्पल्स। लास्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्लड वेसल, जिन्होंने ब्लड को लेकर आना और जाना है, और हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है, जिसमें ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज आ जाती हैं। आर्टरी सबसे मोटी और बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी टफ और सख्त होती हैं। नेक्स्ट वेन है, ये उससे थोड़ी कम पतली होती हैं और लचकदार होती हैं। और देन कैपिलरीज है, ये फाइन सी जो है वो जाल होता है नालियों का, बहुत बारीक सा। नेक्स्ट है ये इनका काम कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? सिस्टम का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को भेजना, ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं बॉडी के अंदर वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो एक इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है। होम्योस्टैसिस का मतलब ये है अबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी अबिलिटी ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखे। बाहर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशंस आए, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल रहे, तो ऐसी कंडीशंस को, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी एग्जांपल्स हैं कि उसमें रेगुलेट करना टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल को, पीएच लेवल को। अगर हम होम्योस्टैसिस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसको हमने शॉर्ट में भी डिस्कस किया था कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है होम्योस्टैसिस के। जब आप फॉर एग्जाम्पल हम इस डायग्राम को समझते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी बॉडी का सेट 37 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो जब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है तो स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो स्वेटिंग इंक्रीज करते हैं, हमें पसीना आता है। जब पसीना इवेपोरेट होता है बॉडी से, हीट लॉस होती है, हमें ठंड महसूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 से जो है वो दोबारा जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही जब 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है टेम्परेचर, इधर तो अबव हो गया था, इधर जब नीचे गिर जाता है एक सेट पॉइंट से, तो मसल स्टार्ट कर देते हैं शिवरिंग, कांपना शुरू कर देते हैं, और कांपने से हीट जनरेट होती है और देन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है 37 डिग्री सेल्सियस से और नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक होम्योस्टैसिस का प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स ये इन्होंने इस पैराग्राफ में इसी को एक्सप्लेन किया है जो कि मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट उन्होंने बताया कि जब हम जूस पीते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करता है। इस सिचुएशन में पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, इंसुलिन, और ये हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है? लोअर कर देता है और उसको नॉर्मल कंडीशन पे ले आता है। इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस कंडीशन में ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, एक्सेलरेट करते हैं ब्रीदिंग और हार्ट बीट जो है वो सप्लाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और जो फूड टू थ्रू द मसल्स फॉर कंटिन्यूस वर्क, और मसल्स को फूड भेजते हैं, ऑक्सीजन भेजते हैं ताकि वो जो है कंटिन्यूसली वर्क कर सके। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टैसिस। जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो होम्योस्टैसिस को मेनटेन रखने में किस तरह हेल्प आउट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रेगुलेट करते हैं और एक्टिवेट करवाते हैं, जो है वो एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि हार्ट रेट में, रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिज्म में। तो इस वजह से ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं तो ये उसमें पार्टिसिपेट करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, कि ये बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेनटेन रख सके। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम है, यूरिनरी
जनररी सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। तो ये डिफरेंट सिस्टम जो है ये सारे के सारे होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंश्योर करता है कि बॉडी को रिसीव करे वो इनफ ऑक्सीजन, ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतना ये इंश्योर बनाता है ये सिस्टम कि उतनी प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में आनी चाहिए, ताकि तमाम सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके और फिर वो जो एक्सेस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बॉडी से एक्सपेल करवाता है। इसी तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसने टेम्परेचर और पीएच लेवल को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, और ये इंश्योर करता है कि ये सेल्स रिसीव करें नेसेसरी सब्सटेंसेस प्रॉपर फंक्शन ताकि वो परफॉर्म कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका काम है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिंग करना न्यूट्रिएंट्स की हर सेल्स को, ताकि हर सेल में एनर्जी आए, ग्रोथ और रिपेयर का जो प्रोसेस है वो एक नॉर्मल वे में हो सके। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का काम है बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करना, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करना। यूरिनरी सिस्टम का काम है बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करना, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस जो है वो बरकरार रखना, ताकि ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और पीएच लेवल मेंटेन रहे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का काम है कि एक बैरियर के तौर पे काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जैसे कि टेम्परेचर और स्वेटिंग वगैरह को ये जो है रेगुलेट करते हैं और हेल्प करते हैं कि वो ये सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर और इन एक्सरसाइजेस की सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंचते रहें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।